दोस्तों, आइए लोकतंत्र पर कुछ चर्चा करें। कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता की हुकूमत होती है, लेकिन क्या यही लोकतंत्र की असलियत है? यह सही है कि लोकतंत्र में सत्ता पाने के लिए जनता का समर्थन आवश्यक होता है, लेकिन उसके लिए जरूरी होता है कि पूंजी की बड़ी ताकतें भी आपका समर्थन करें, साथ में नौकरशाही का एक बड़ा हिस्सा भी साथ में आए, तब कहीं जाकर सत्ता का समीकरण पूरा बनता है। बिना इस समीकरण को देखे हुए, इसकी समीक्षा किए हुए राजनीतिक परिस्थिति का जो भी आकलन होता है वो गलत साबित होता है। अगर आपको इसी समीकरण की रोशनी में लोकतांत्रिक राजनीति की हकीकत को जानना समझना है तो नई परख चैनल देखिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ जुड़िए। धन्यवाद। नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हम रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से देश की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे। देश की राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। अभय सर नमस्कार। जी, एक महत्वपूर्ण बात जो आज सामने आई, हालांकि वो पहले से चल रही थी, कि अशोक गहलोत ने काफी ज्यादा खर्च किया है भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति को साधने के लिए। उन्होंने गायों की सुरक्षा के लिए पिछले 5 वर्षों में 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। उन्होंने पुजारियों, जो मंदिर में पुजारी होते हैं, उनके वेतन को 3,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया है। कुछ मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए तक दिए हैं। तो ये जो एक तरह का कदम है, क्या आपको लगता है कि इससे अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी भाजपा के हिंदुत्व की राजनीति को चुनौती दे पाएंगी? क्या ये सही मॉडल है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की राजनीति करती है, वो उसका मुख्य मकसद होता है हिंदुओं की राजनीतिक एकता और उन सामाजिक शक्तियों का बहिर्वेशन, उन सामाजिक शक्तियों को एक्सक्लूड करना जो कि हिंदुत्व की राजनीति के पक्ष में नहीं है, जैसे मुसलमानों को एक्सक्लूड करना, और हिंदुओं में भी उन हिस्सों को एक्सक्लूड करना जो कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं है या हिंदुत्व की राजनीति को और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों को ठीक निगाह से नहीं देखते, जिनके अंदर अगर उत्तर भारत में हिंदी पट्टी में आप देखें तो यादव समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसको हिंदुत्व की राजनीति उनका बहिर्वेशन करती है, उनको एक्सक्लूड करती है। इसी तरह जाटव समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसको हिंदुत्व की राजनीति उसको एक्सक्लूड करती है। अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों और ईसाइयों को तो एक्सक्लूड करती ही है और बौद्धों से भी परहेज करती है। बौद्ध भी, जो कि अगर सावरकर के सिद्धांत के लिहाज से देखा जाए तो वो तो जो व्यापक हिंदू पहचान, राजनीतिक पहचान है, बौद्धों को उसका अंग होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बौद्धों से भी परहेज करती है। कांग्रेस जब ऐसी कोई गतिविधि करती है जिसमें ऐसा लगे कि वो हिंदू समाज को साध रही है, चाहे वो मंदिरों के ऊपर खर्च करे या वो पुजारियों के पैसे बढ़ाए या कोई इसी तरह की और कोई गतिविधि करे, अगर या तीर्थ यात्रा को प्रोत्साहन दे, उसमें सब्सिडी दे तीर्थ यात्रा में, कांग्रेस ही नहीं करती, दूसरी पार्टियां भी करती हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार भी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए ये सब प्रोत्साहन देती है। उस वक्त वो हिंदू समाज को या अल्पसंख्यकों को एक्सक्लूड करने की कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। हिंदू समाज में फर्क नहीं कर रहे हैं कि हम यादवों में और ब्राह्मणों में फर्क कर रहे हैं, ऊंची जातियों में और यादवों में फर्क कर रहे हैं, यादवों में और जनसंघ के और भाजपा के जो परंपरागत समर्थक है लोधी, उनके बीच में फर्क कर रहे हैं। तो वो व्यापक हिंदू समाज है जो कि देश का 80% करीब हिंदू समाज है, वो दरअसल उसको संबोधित कर रहे होते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि ये हिंदुत्ववादी राजनीति के लहजे में उत्तर नहीं है। ये दरअसल देश का जो एक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी, यानी एक सबसे बड़ा जो समुदाय है, उस पूरे समुदाय को सीधे सीधे संबोधित है। और हाँ, उसमें जो मुहावरा अख्तियार किया जा रहा है वो मुहावरा गैर धार्मिक नहीं है। मैं ये कहूंगा, मैं सेकुलर शब्द का यहाँ इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि मैं समझता हूं कि वो भारतीय परिस्थिति की सही नुमाइंदगी नहीं कर सकता, सही अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। वो एक गैर धार्मिक सामाजिक आर्थिक मुहावरा, सामाजिक आर्थिक लहजा ना होकर वो उसको एक गैर धार्मिक मुहावरे में पेश नहीं करते हैं, सामाजिक आर्थिक लहजे में पेश नहीं करते हैं। तो कांग्रेस की राजनीति, इस तरह की राजनीति को, और गैर भाजपा राजनीतिक शक्तियां हैं उनकी राजनीति को इस निगाह से हम लोगों को देखना और समझना चाहिए। अच्छा, दूसरे ये कहना कि भाजपा ने एक मैदान सेट किया है, एक रणनीति सेट की और बाकी सब लोग उसका पालन, उसके पिछलग्गू बने हुए उसके पालन, ये एक सीमा तक सही है, लेकिन ये केवल एक सीमा तक ही सही है, ये 100% सही नहीं है।
कांग्रेस के भीतर भी लगातार आजादी के बाद से ही इस प्रकार की बहस चलती रही है कि राज्य की संस्था हिंदू धर्म के साथ में कितना बड़ा फासला रखे। जब सोमनाथ के जीर्णोद्धार की चर्चा हुई थी, तब नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के बीच में जो बहस हुई थी, वो बहस इसी की तरफ दिखाती है। बाद में राजेंद्र प्रसाद ने उस काम को किया। तो कांग्रेस में इस बात की बहस चलती रही है। कांग्रेस के अंदर जो मॉडर्निस्ट रहे हैं, अगर आप थोड़ा विस्तार से बताएं कि राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया और ये विवाद क्या था, तो नहीं, विवाद तो ये था कि सोमनाथ का मंदिर जिसे मुस्लिम आक्रांताओं ने बर्बाद किया था, उसके जीर्णोद्धार का प्रश्न था ना, कि इसका जीर्णोद्धार सरकार को करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो इसके ऊपर कांग्रेस के भीतर बहस चली कि होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू इसके पक्ष में नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद इसके पक्ष में थे, और बाद में कांग्रेस इसके पक्ष में जो लोग थे उनकी जीत हुई और बाकायदा सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार सरकार के पैसे से हुआ। अच्छा, बहुत सारे कांग्रेसी जो कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य नहीं रहे, कभी हिंदुत्ववादी नहीं रहे, कभी एंटी मुस्लिम नहीं रहे, वो इस पक्ष में थे कि हिंदू धर्म के साथ में सरकार का जो रिश्ता है, सरकार का रिश्ता इतनी दूरी का नहीं होना चाहिए कि वो उससे निरपेक्ष रहे पूरी तरीके से। अच्छा, जहां तक राज्य की संस्था द्वारा और संसद द्वारा कानून बनाकर हिंदू धर्म में हस्तक्षेप करने की बात है, वहां तो जवाहरलाल नेहरू भी इसके पक्ष में थे। अगर अब जो क्लासिकल सेकुलर रवैया है, अगर आप उसकी तरफ जाएं, तो सरकार को तो वो भी नहीं करना चाहिए था। सरकार को कानून बनाकर एक किसी धर्म के आधुनिकीकरण के एजेंट की तरह काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू इसके पक्ष में थे कि सरकार कानून बनाए और हिंदू धर्म के अंदर उसकी विभिन्न संस्थाओं के अंदर इस तरह का हस्तक्षेप करे ताकि हिंदू समाज का आधुनिकीकरण हो। तो सवाल यह है कि ये दो, कांग्रेस के अंदर हमेशा से दो तरह के रवैये, जो कांग्रेस के आधुनिकतावादी थे वो हिंदू समाज का राज्य की संस्था की पहलकदमी के जरिए आधुनिकीकरण करने के पक्ष में थे, यहां वो सरकार और हिंदू समाज की नजदीकियों के पक्षधर थे। दूसरी तरफ कांग्रेस का एक दूसरा हिस्सा था, वो हिंदू समाज की तमाम धार्मिक संस्थाओं को सरकार के सहयोग का भी पक्षधर था। और ये परंपरा अंग्रेजों के जमाने से चल रही थी। अंग्रेजों ने ही जो हिंदुओं के बड़े बड़े मंदिर थे, उनके जो धर्मादय थे और उनका जो प्रबंधन था, वो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। और जब कांग्रेस को सत्ता का हस्तांतरण हुआ, तो वो सारी की परंपरा, सारा अधिकार और सारा निजाम जो था वो भारत सरकार के हाथ में चला गया और आज तक है। हिंदुओं के बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, वो इस बात की मांग करते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को लेकर, सुप्रीम कोर्ट तक इस बात को लेकर मुकदमे चले हैं, एक नहीं 50 मुकदमे चले हैं, और मेरा ख्याल से एक आध मुकदमा इस तरह का हरदम चलता रहता है, जो ये मांग करता है कि हिंदू मंदिरों का तमाम प्रबंधन जो है ना, वो सरकार के हस्तक्षेप से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने आज की तारीख तक, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या किसी की भी सरकार हो या किसी कोई गठजोड़ सरकार हो, आज तक हिंदू मंदिरों को सरकार के हस्तक्षेप और नियंत्रण से मुक्त करने की दिशा में एक भी कदम नहीं उठाया है। वो पूरी तरीके से सरकार के हाथ में है। तो आप देखिएगा, आजादी के बाद से ही लगातार और आजादी के पहले से भी जो हिंदुओं का धार्मिक जीवन है, उसमें सरकार का मुतवातिर हस्तक्षेप रहा है और सहयोगात्मक हस्तक्षेप रहा है। चाहे उसे आप आर्थिक दृष्टि से नापें, चाहे आप सामाजिक दृष्टि से नापें या किसी भी तरीके से नापें। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि केवल हिंदुत्व का विमर्श जो कि पिछले 10 साल से जीता हुआ प्रतीत हो रहा है, केवल उसके प्रभाव में यह काम नहीं हो रहा है, यह काम शुरू से लगातार चल रहा है। लेकिन जो एक छवि कांग्रेस की बन गई कि ये थोड़ी मुस्लिम परस्त पार्टी है, हिंदू भावनाओं का ख्याल नहीं रखती है, जिसकी तरफ ए.के. एंटनी कमेटी ने भी इशारा किया था, जो कांग्रेस की अंदरूनी कमेटी थी, तो उसके पीछे क्या कारण है? कि क्या ये मीडिया द्वारा बनाया गया नैरेटिव है या कांग्रेस ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया? नहीं, इसके पीछे लंबे अरसे से चल रहा प्रचार है। इसके पीछे बहुत लंबे अरसे से चल रहा प्रचार है, और मध्य वर्ग का एक हिस्सा जो कि हिंदुत्ववादी राजनीति, मैं हिंदू धर्म और हिंदुत्ववादी राजनीति में स्पष्ट रूप से फर्क करता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि आप भी इसके बीच में फर्क करते होंगे, क्योंकि जो हिंदू परस्त राजनीति होती है, हिंदू परस्त राजनीति हिंदुओं के बीच में कोई भेदभाव नहीं करती, जबकि हिंदुत्ववादी राजनीति तो हिंदुओं के बीच भी भेदभाव करती है। वो न केवल
अल्पसंख्यकों से भेदभाव करती है, बल्कि हिंदुओं के बीच में भेदभाव करती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव ये नारा लगाकर चलती है, 3 जात के खिलाफ सब जात, और वो जाटवों और यादवों को मुसलमानों के साथ जोड़कर एक पूरी ऐसी कैटेगरी बनाती है जिस कैटेगरी का निरंतर अन्य हिंदुओं द्वारा बहिष्कार किया जाना चाहिए। उन्हें राजनीति से किस तरीके से, राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जाए, कैसे उन्हें सत्ता में न आने दिया जाए, ये लगातार कोशिश उसकी तरफ से जारी रहती है। और वो उसका दावा है कि हमारी शर्तों पर राजनीति में आना चाहो तो आपका स्वागत है। ये दावा तो उसका मुसलमानों के लिए भी है। अगर मुसलमान ये मान जाए कि हमको हमारे राजनीतिक अधिकारों की आवश्यकता नहीं है, हम कोई राजनीतिक नुमाइंदगी के लिए कोई मांग नहीं कर रहे हैं, हमें केवल नौकरियां और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कर्ज, यही सब चीजें चाहिए, और शिक्षा में कुछ दाखिले चाहिए, हमें यही सब, अगर हमें केवल यही सब चीजें चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों को अपने साथ लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जैसे ही मुसलमान राजनीतिक दावेदारियां करते हैं, जिस तरह से यादव लोग राजनीतिक दावेदारियां करते हैं, जाटव लोग राजनीतिक दावेदारियां करते हैं, वैसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी उनके बहिष्कार की प्रक्रिया शुरू कर देती है, उसके लिए तरह तरह की युक्तियां अपनाती है। तो ये राजनीतिक समीक्षा करते हुए मेरी अपनी समझ ये है कि इस चीज के अंदर एक बारीक फर्क करना चाहिए, और इसका जो इतिहास है उस इतिहास पर भी सही निगाह रखनी चाहिए। और जो आपने हिंदुत्ववादी राजनीति और हिंदू परस्त राजनीति कहा, तो मुझे लगता है कि हिंदू परस्त राजनीति जागरूक रूप से मुसलमानों का बहिष्करण भी नहीं करती है, जो कि आप बिल्कुल नहीं। हिंदू परस्त राजनीति मुसलमान, जो एक हम लोगों के मेरे गुरु थे प्रोफेसर DL शेठ, तो वो हमेशा कहते थे कि जो बहुत कर्मकांडी हिंदू होगा वो एंटी मुसलमान विरोधी नहीं होगा। ये पूरा कि जो त्रिपुंडधारी है, जो पूजा करता है, वो जो हिंदुओं में पूजा है वो किसी भी तरीके से मुस्लिम विरोध की तरफ नहीं ले जाती है। ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई विचार उसके पीछे नहीं है, उसके बीच उसका अंतर्निहित संदेश भी इस तरह का नहीं है। ये भी कह सकते हैं, ये भी हम कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस को सच में अगर हिंदू समर्थन नहीं करते तो हिमाचल में नहीं जीतती, कर्नाटक में नहीं जीतती, मध्य प्रदेश या राजस्थान कहीं भी नहीं मैं आपको जीतती। कह रहा हूं, इस देश में कोई भी पार्टी कोई चुनाव नहीं जीत सकती अगर हिंदुओं के वोट ना मिले। कांग्रेस तो छोड़ ही दीजिए, तमिलनाडु में द्रमुक नहीं जीत सकती, अन्ना द्रमुक नहीं जीत सकती, कांशीराम की पार्टी नहीं चुनाव जीत सकती, कोई पार्टी नहीं चुनाव जीत सकती। नगर पंचायत से लेकर लोकसभा तक एक भी चुनाव नहीं जीत सकती अगर हिंदुओं का बड़े पैमाने पर समर्थन न मिले। इस देश में कुछ एक गिनी चुनी उंगलियों पर कुछ निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां पर आप केवल मुसलमानों के समर्थन से चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन वहां भी एक से ज्यादा मुसलमान उम्मीदवार खड़े होते हैं तो मुसलमानों का समर्थन भी उतना निर्णायक नहीं होता, हिंदुओं के समर्थन से ही वो चुनाव जीता जाता है। इस देश में मतदाताओं की जो संरचना है उसमें हिंदुओं का दिल्ली में आम आदमी पार्टी कैसे चुनाव जीतती है। यहां तक कि देश के मुसलमान भी उस पार्टी को वोट देना पसंद करते हैं जिसको बहुत बड़े जो भाजपा जैसी पार्टी ना हो, लेकिन बड़े पैमाने पर उसे हिंदुओं के वोट मिले हैं। मुसलमानों को लगता है अगर हम इस पार्टी को वोट देंगे तो हमारे वोट की कीमत ज्यादा होगी, हमारा वोट सत्ता बदलने में कामयाब होगा। मुझे ये भी लगता है कि जो भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं या जो भी चुनाव होता है, उसमें सिर्फ सरकार का प्रदर्शन, पार्टी की नीति ही महत्वपूर्ण नहीं होती है, बल्कि शायद एक प्रक्रिया होती है उम्मीदवारों के चयन की, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर हम पीछे देखें भी तो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में शायद भाजपा की दुर्गति इसलिए भी हुई क्योंकि उनके बहुत सारे विद्रोही उम्मीदवार खड़े हो गए थे। तो इस संदर्भ में पार्टियों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है जब वो इस प्रक्रिया में है इस दौर में। देखिए, उम्मीदवारों का चयन तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप बिल्कुल ठीक आपने कहा, और जो पार्टियां इसमें गलती करती हैं वो उन पार्टियों को चुनाव में खामियाजा उठाना पड़ता है। इसमें देखना ये पड़ता है, पार्टियां आमतौर पे देखती हैं कि उनके पहले से चले आ रहे जो जीते हुए विधायक या सांसद जनप्रतिनिधि हैं, उन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कितनी एंटी इनकम्बेंसी है, उन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ उनके निर्वाचन क्षेत्र में नाराजगी है कि नहीं, या उनमें इतनी क्षमता है कि नहीं कि उस नाराजगी के बावजूद भी कुछ हो सकता है कम वोटों से जीते लेकिन चुनाव जीत जाएंगे। फिर आजकल चुनाव में धन का बहुत हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया है, धन बल का, तो उनके पास वो शक्ति है कि नहीं। बाहुबल का भी हस्तक्षेप बढ़ गया है, तो एक बाहुबल वाली स्थिति भी देखती है, लेकिन मुख्य तौर पर वो यही देखती हैं कि आमतौर पर निर्वाचन क्षेत्र की जनता उनसे नाराज है कि नहीं। जिन पार्टियों के उम्मीदवारों के खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी होती है, पार्टियां कोशिश करती हैं कि उनको बदलना है, और जब वो नहीं बदलती हैं तो उनको बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। जो कल हम लोगों ने तेलंगाना के ऊपर चर्चा की थी, इस बार के चंद्रशेखर राव ने
चुनाव के करीब 3-4 महीने पहले ही या 6 महीने पहले ही अपने उम्मीदवारों की सूची घोषित कर दी थी, ताकि वो लोग अपना काम शुरू कर दें। और इसकी वजह से भी वहां पर उनके खिलाफ और उनकी पार्टी के खिलाफ नाराजगी है कि वो सारे उम्मीदवार वही हैं जो पहले से विधायक थे वहां पर। उन्होंने किसी को बदला नहीं। उस सूची में मतलब मेरे ख्याल से लगभग सारे लोगों को दोबारा टिकट उन्होंने दे दिया है। तो इससे भी बहुत नाराजगी पैदा हुई है उनके खिलाफ। अभी जो 3 राज्य हैं खास और तौर एक पे और बात मैं कह दूं कि राजस्थान के ऊपर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हुँ, राजस्थान में भी स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ काफी नाराजगी है। हुँ। और अशोक गहलोत अगर चुनाव जीतना चाहते हैं तो मेरे जैसे तमाम लोगों की ये राय ये है कि उन्हें उन बड़े पैमाने पर उन विधायकों के टिकट काटने होंगे और उनको बदलना होगा। यहां तक कि नरेंद्र मोदी और भाजपा के अंदर भी इस बात को चर्चा चल रही है और हम सब लोग कयास लगाते रहते हैं कि 2024 में भाजपा कितने सांसदों की टिकट काटेगी। माना जाता है कम से कम 100 के टिकट तो 303 भाजपा के चुने हुए सांसद हैं, उसमें 100 के टिकट तो कटना तकरीबन तय है। लेकिन टिकट काटने के साथ-साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि बहुत ज़्यादा बागी उम्मीदवार खड़े ना हों, क्योंकि वो भी फिर अब पार्टी को देखिए नुकसान पहुँचाते हैं। ये स्थानीय स्तर पे जो राजनीति होती है, उसके ऊपर पूरी तरह किसी भी संगठन के हाथ में वो नहीं होती है। आप एक जगह एक उम्मीदवार नाराज है, एक उम्मीदवार से वहां की जनता नाराज है, आप उसका टिकट काट देते हैं। तो जब ये अंदाज लगाया जाता है नाराज है, 100% लोग तो नाराज नहीं होते। कुछ उसके साथ भी लोग होते हैं। ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं होता 100% लोग नाराज हो। तो फिर वो लोग उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पार्टियों का अनुशासन और उनका जो पार्टी निष्ठा, ये सब चुनाव जब खत्म हो जाता है तब शुरू होती है। चुनाव जैसे ही नजदीक आता रहता है ये चीजें डगमगाने लगती हैं। तो जिसका आप टिकट काटते हैं तो वो कुछ ना कुछ तो नुकसान करता है, उदास में घर ही बैठ जाता है, इसी से नुकसान होता है। उसके समर्थक घर बैठ जाते हैं, इससे नुकसान होता है। जरूरी नहीं कि वो सक्रिय रूप से विरोध करे। अब जैसे कि आजकल बहुत कयास लगाया जाता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया क्या खुला विद्रोह करेंगी कांग्रेस भाजपा के खिलाफ, या वो चुपचाप घर पे बैठ जाएंगी, या उनके लोग जो हैं वो भीतर घात करेंगे। तो ये सब चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि सब लोग यही ऐसी स्थिति हर जगह रहती है। ये जो 3 राज्य हैं तेलंगाना को एक समय के लिए अगर छोड़ भी दें तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पूरा दम लगाकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इनका कुछ असर रहेगा या चुनाव मुख्य रूप से 2 दलों के बीच में ही होने वाला है? मैं तो ये मानता हूं कि ये मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच की टक्कर है, और ये टक्कर इतनी ज्यादा सीधी है कि दूसरी पार्टियां जो उसमें अपने उम्मीदवार खड़ा कर रही हैं उनको नाम मात्र के ही वोट मिलेंगे। इनमें से बहुत से उम्मीदवारों को 1% या उससे भी कम, आधे प्रतिशत से भी कम वोट मिलेंगे, मेरा ये मानना है। यानी वो इतने वोट मिलेंगे कि अगर वो हारने वाले उम्मीदवार के साथ जोड़ भी दिए जाएं तब भी वो उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। पर ये इन पार्टियों के उम्मीदवार अगर मान लो किसी का नुकसान करते हुए दिखते हैं तो मान लो चुनाव वो हार रहा है, देखना पड़ेगा इनको कितने वोट मिले। अगर ये वोट इस हारने वाले उम्मीदवार के साथ जुड़ जाते तो वो जीत सकता था या जीतने के करीब पहुंच जाता। तो मुझे नहीं लगता कि इतने भी ज्यादा वोट मिलेंगे कि ऐसा कोई हम लोग आकलन और गणित लगा पाए। हालांकि सी वोटर के सर्वे में मायावती को 4% वोट दिखाया गया है, तो शायद वो कुछ उनकी भूमिका हो। देखिए सर्वेक्षण में जो आता है वो अनुमानित है, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि सर्वेक्षण में आमतौर पर जितने वोट दिखाए जाते हैं और जिस तरह वोटों का बंटवारा होता है, वास्तव में न उसमें वोट आते हैं न उस तरह वोटों का बंटवारा होता है। सर्वेक्षण केवल एक रुझान दिखा सकता है, इसलिए उसके द्वारा दिए गए, जैसे मान लीजिए सर्वेक्षण में दिखाई पड़ रहा है कि एक पार्टी दूसरे से आगे है, तो ये रुझान तो समझ में बात आती है। अब वो कितनी आगे है, कितना परसेंट वोट से आगे है, वो तो सर्वेक्षण खुद ही कहता है कि भाई 3 से 5% प्लस माइनस कमोबेश एरर है, इसके अंदर गलती की संभावना है। अब आप सोचिए, अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी से 2% आगे दिखाई जा रही है, 3% आगे दिखाई जा रही है, अब 3 से 5% एरर की संभावना भी है। अब आप बताइए कैसे आप इसका अंदाजा लगाएंगे? एक मोटा मोटा संदेश ये मिलता है कि भाई ये पार्टी आगे है, ये पार्टी पीछे है, ज्यादा आगे है कि कम आगे है। इससे ज्यादा कोई संदेश लेना उचित नहीं है। अगर हम सर्वेक्षणों से इतने ज्यादा प्रभावित होंगे और इस तरह से नतीजों में पहुंचने लगेंगे तो हमारी समीक्षाएं गड़बड़ा जाएंगी।
एक आखिरी सवाल इज़राइल और हमास के संघर्ष के बारे में। क्या आपको ये लगता है कि ये जो मुद्दा है कहीं से जो भारत की जो राजनीति चल रही है, उसको भी प्रभावित कर सकता है? उसमें ये क्षमता नहीं है? कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता कि फिलिस्तीन का मुद्दा अब अरब देशों में, मध्य पूर्व में भी प्रभावी नहीं रह गया है। मैं काफ़ी इस बारे में पढ़ा है और अध्ययन किया है, जो लोग विशेषज्ञ हैं, भारतीय नहीं, बाहर के लोगों की भी मैंने बातें पढ़ी हैं। सब लोग कह रहे हैं, युद्ध ज़बरदस्त हो रहा है, बहुत विध्वंस हो रहा है, तो उसके ऊपर सब लोगों को अपनी-अपनी अपना-अपना पक्ष तय करना है, राजनीति में अपने तरह से हस्तक्षेप करना है, वगैरह-वगैरह, ये सारे काम तो हो रहे हैं। लेकिन ये मानना कि भारत की राजनीति या भारत जैसे अन्य देशों की राजनीति इससे प्रभावित होगी, मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। भारत ने खुल के इज़राइल का साथ दिया। इसका क्या मतलब हुआ? क्या सऊदी अरब भारत के साथ व्यापार करना बंद कर देगा? बिल्कुल नहीं करेगा। कोई भी अरब देश भारत के साथ व्यापार करना बंद नहीं करेगा, भले ही भारत ने खुल के इज़राइल का साथ दिया है। ऐसा कुछ नहीं होगा और भारत भी इस बात को जानता है और अरब देश भी इस बात को जानते हैं। अभी तो नरेंद्र मोदी सऊदी अरब गए थे और वो वहां पर रामाला भी गए थे, वहां पर होके आए थे वहां पर, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, अभी से नहीं, जाने कब से कोशिश कर रहे हैं कि अरब देशों से, सऊदी अरब से भारत के संबंध अच्छे हों। यहां तक कि मिडिल ईस्ट की प्रतिक्रिया के डर से तो नूपुर शर्मा को किनारे बैठा दिया गया और अपने प्रवक्ता को उन्होंने पार्टी से भी निकाल दिया और आज तक उनकी वापसी नहीं हुई है। एक चीज़ ज़रूर है कि जो भारत का जो दृष्टिकोण है, जैसा कि आज के द हिंदू में बताया गया है, कि जो आधिकारिक प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम फ़िलिस्तीन के अधिकारों के पक्ष में हैं, आतंकवाद के विरोध में हैं। लेकिन जो शासक दल है, देश के अंदर उसके भाव-भंगिमा ऐसी है कि हम पूरी तरीके से इज़राइल के साथ हैं। तो ये एक विरोधाभास दिखता है। नहीं, ये भारत की विदेश नीति में ये बातें हमेशा से रही हैं। जब पीवी नरसिंह राव ने पहली बार इज़राइल के साथ में राजनयिक संबंध कायम किए थे, क्योंकि 90 के दशक तक तो राजनयिक संबंध भी नहीं थे इज़राइल के साथ में। जब संबंध कायम किए थे, तो साथ-साथ में संबंध कायम करते हुए वो ये भी कह रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिलिस्तीनियों के अधिकारों की हमें परवाह नहीं है। तो ये एक पुराना रवैया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं इजरायल से संबंध स्थापित किए हैं। कांग्रेस की सरकार ने सबसे पहले इजरायल से संबंध स्थापित किए थे पीवी नरसिंह राव के जमाने में। और अगर कांग्रेस को इस बात में इतनी आपत्ति थी तो उसके बाद 10 साल तक कांग्रेस की और सरकार रही है मनमोहन सिंह की, वो उस बात को बदल सकते थे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे की राय लेंगे। अगर आपने अभी तक नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर हमसे जुड़ें। हम कोशिश करते हैं कि देश की राजनीति से जुड़े कुछ गुत्थियों को प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करते हुए आपके सामने सुलझाने की कोशिश करें या उसको ज़्यादा खोल कर रखने की कोशिश करें। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।